चलिए, गुड इवनिंग। आज अपन जो है सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं पंचायती राज का। कल जो है हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी पंचायती राज के बारे में, है ना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो है अस्तित्व में आया, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लिए थे, जिसमें जो है हमने चोला एम्पायर के बारे में पढ़े थे। उसके अलावा लॉर्ड रिपन के बारे में देखे थे। फिर भारत में जो है आज़ादी के बाद क्या स्थिति हुई थी, आज़ादी के बाद की जो स्थिति हुई थी उसमें कहाँ पर जो है बनाया गया था। सबसे पहले तो हमने देखा था नागौर राजस्थान में, और उसके बाद हमने देखा था क्या कि अलग अलग समितियां बनाई गई, जिसमें से दो प्रमुख समिति हमने देख लिए थे। कौन सी? बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति के बारे में। क्लियर है ना। आज जो है उसी के आगे जो है अगली समिति के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। वो कौन सी है? तो पंचायती राज समिति में जीवी के राव कमेटी। ठीक है, तो जीवी के राव कमेटी में अगर हम लोग देखें तो क्लियर है ना पहले का आपको सबको, है ना। तो आज जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा आप सभी को, जीवी के राव कमेटी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जीवी के राव कमेटी की इस अपॉइंटमेंट क्यों हुई थी? टू रिव्यू the existing administrative arrangement for rural development and poverty alleviation। तो जो व्यवस्था थी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की, और किस तरीके से पॉवर्टी जो है आपका एलिविएट किया जा सके, गरीबी को जो है समाप्त किया जा सके, इसलिए जो है इस समिति की नियुक्ति हुई थी। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था, तो जीवी के राव को नियुक्त किया गया था 1985 में। ये चीज ध्यान देने लायक है कि ये कमेटी की नियुक्ति किसने की थी? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। कल याद होगा आपको मैंने एक शब्द बताया था, एनडीसी, याद आ रहा है ना। और एनडीसी के नीचे जो संस्था थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, वो प्लानिंग कमीशन थी। क्लियर है। तो इस कमेटी ने जो है कंक्लूडेड दैट डेवलपमेंट प्रोसेस वाज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज्ड एंड डाइवर्ज फ्रॉम पंचायती राज। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? अफसरशाही हो गई, ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गई। और ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गई मतलब आम, जैसे आप देखोगे हमने देखा कि 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो जो आपकी कार्यपालिका है उसमें अधिकारीगण भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, है ना। लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो क्या सीधे आम जनमानस को नियुक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब आपने अभी जैसे नहीं, आम आदमी का अधिकार नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम कि अगर आप वोट करके किसी को चुन रहे हो तो वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। तो लेजिस्लेचर में या कहीं भी अगर जो कोई काम हो रहा है डेमोक्रेसी के अनुसार, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे आम आदमी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये जो है उस चीज से हट गया और ब्यूरोक्रेटाइज हो गया। किसने बोला? जीवी के राव समिति ने बोला, ठीक है। विच वॉज अगेंस्ट दी डेमोक्रेटिक सिस्टम और वीकेंड दी ग्रास रूट टीयर ऑफ दी डेमोक्रेसी। तो मतलब जो निम्न स्तर पर अगर डेमोक्रेसी जो थी वो पंचायत से थी, है ना। पंचायत में इलेक्शन, लोग वहां पर बैठेंगे, कोई सरपंच होगा, उसके पंच होंगे, ये सारे मिलकर क्या करेंगे? आपका रूल करेंगे। मतलब रूल क्या करेंगे? मतलब उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो इनने कुछ रिकमेंडेशन बताए उसके लिए। पहला चीज बोला इनने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडी होगी उसको क्या पिवटल रोल, मेन कार्य होगा क्या? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा? जिला परिषद होगा, है ना। यहीं पर सारी प्लानिंग और डेवलपमेंट कार्य किए जाएंगे। कहाँ पे? जिला स्तर पर। क्लियर है कि कौन बोल रहे हैं? जीवी के राव, है ना। फिर बोला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल शुड बी असाइंड इंपॉर्टेंट रोल विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग रूरल डेवलपमेंट। तो जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनको ही जिम्मेदारी रहना चाहिए कि किस तरीके से क्या हो, सारे प्लानिंग और विकास के कार्य हों। किसने बोला? जीवी के राव ने। तो मोटा मोटी इसको आप ऐसे ध्यान रखना, पूरा जैसे रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर पढ़ भी रहे हैं तो ये सारे पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट आप देखोगे बात कर रहे हैं क्या? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। सारी प्लानिंग कहाँ हो? डिस्ट्रिक्ट पे हो, ऐसा बोल रहा है, ठीक है।
अगला क्या बोल रहा है कि इनको सारी प्लानिंग, वही उसी से मिलता जुलता है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, सब के क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए। ठीक है, वही चीज हिंदी में है ना। नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा, तो योजना आयोग द्वारा 1985 में, और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए नियुक्ति की गई थी। ठीक, इसके अलावा समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रिया धीरे धीरे क्या नौकरशाही बन गई है ना, और पंचायती राज से अलग हो गई है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ था और जमीनी स्तर पर कमजोर कर रहा था इसे। इनकी सिफारिशें क्या थी, तो जिला स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मतलब सारा क्या होना चाहिए, आपका प्लानिंग यहीं पर होना चाहिए, सभी नियोजन कार्य प्रबंधन इसी स्तर पर होना चाहिए, और जिला और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी संबंधी सारी भूमिका देनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको जैसे याद करने बैठोगे तो एकदम रट्टे लगा रहे हैं ऐसे नहीं याद करना, है ना, ब्रेन यूज करके कि हाँ क्या इसमें मैसेज मिल रहा है, नहीं तो आपको जो है याद करने में दिक्कत होगी। जो भी चीज में मैसेज क्या है मेन, उसको भले आप अपने शॉर्ट फॉर्म में, हाँ पहले पॉइंट में मोटा मोटी ये बोला गया, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, सम प्लानिंग फंक्शंस एट द स्टेट लेवल एंड लोअर लेवल शुड बी ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो वही चीज फिर से बात कर रहे हैं, मतलब जो स्टेट लेवल पर जो प्लानिंग होती थी वो भी किसको मिल जानी चाहिए, नीचे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनानी चाहिए, और ही शुड एक्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर जिला परिषद एंड शुड बी इन चार्ज फॉर ऑल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अभी भी एक सीईओ जिला पंचायत होता है, सीईओ जनपद पंचायत होता है ना, तो वैसे ही एक इनने भी बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए, और ये सीईओ होगा सारे जिला स्तर पे कार्य के लिए। क्लियर है इतना। इलेक्शन होना चाहिए और रेगुलरली होना चाहिए, किसके लिए, पंचायती राज के लिए। ऐसा कहने वाला कौन था, तो जीवीके राव। तो मोटा मोटी 5 पॉइंट ध्यान हो गए आपको, है ना। तो यहां पर बोलोगे तो इनने मेजर फोकस किस पर था इनका, तो इनका मेजर फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ा फोकस था। सारी चीज आप देखोगे बार बार कह रहे हैं क्या, कि स्टेट के भी जो फंक्शन है कुछ वो किसको मिल जाए, लोअर लेवल पंचायत को मिल जाए, पंचायत को और स्ट्रांग बनाओ, पंचायत के रेगुलर इलेक्शन बनाओ, पंचायत में एक अधिकारी की भी नियुक्ति करो। सारी चीज क्या बोल रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है सर, है ना। फिर एंड असाइन अ लीडिंग रोल ऑफ पंचायती राज इन लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो मतलब यहाँ देखो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है, और दूसरा पंचायती राज को जो है स्थानीय लेवल पर जो भी प्लानिंग करना है और डेवलपमेंट करना है, वो सारी चीज की शक्ति मिलनी चाहिए। ये मेन बात कर रहा है। तो कभी आपको पूछा जाए कि मेन मैसेज क्या था जीवीके राव का, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और प्लानिंग और डेवलपमेंट की सारी शक्तियां किसको मिल जानी चाहिए, लोअर लेवल की संस्थाओं या पंचायत को। ठीक है। हियर रिकमेंडेशन ऑफ जीवीके राव वाज डिफरेंट फ्रॉम, एक दांत वाला कमेटी भी बैठी थी इसके पहले, उतनी ज़्यादा उसमें हम नहीं जाते, इतना ध्यान रखना। इसने बोला था कि प्लानिंग जो है कहाँ होनी चाहिए थी, ब्लॉक लेवल, जो इंटरमीडिएरी लेवल था, याद आ रहा है, मध्यस्थ वाला है ना, समिति वाला। इनने बोला था पंचायत समिति पर होना चाहिए, लेकिन जीवीके राव ने बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। क्लियर है इतना। चलिए वही हिंदी में भी देख लेते हैं। जीवीके राव ने बोला प्रभावी विकेंद्रीकरण जिला नियोजन के लिए राज्य स्तर के और निचले स्तर पर कुछ नियोजन कार्य को जिला स्तरीय नियोजन इकाइयों को स्थानांतरित करने चाहिए, है ना। जिला विकास आयुक्त का एक पद बनाओ, जो कि क्या होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ होगा। क्लियर है। और जिला स्तर पर सभी विकास विभागों का प्रभारी होगा। फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। दूसरा यहाँ नोट में वो चीज बता चुका हूँ, फोकस था इनका विकेंद्रीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया, और स्थानीय नियोजन और विकास में पंचायती राज की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, ये कहा। दो चीज बोला है। यहाँ जीवीके राव की सिफारिश दांत वाला समिति से भिन्न थी, क्योंकि बाद में
या दूसरी समिति ने जो है किस पर, ब्लॉक स्तर पर नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये जीवी राव के बाद यहाँ पर सारी छोटी छोटी समिति जो है उनके बारे में देख लेते हैं। दांतवाला 1978 में थी, लगभग सिमिलर सारी चीजें थी। एक फोकस जो था इनका कहाँ, ब्लॉक लेवल या खंड स्तर पर जो है विकासात्मक कार्य या प्लानिंग कार्य होने चाहिए। अगला क्या है, हनुमंथा राव कमेटी 1984, इसने क्या एडवोकेटेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज अंडर ईदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर। तो ये क्या बोल दे रहे हैं कि एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी बना दो आप, जो डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग के ही कार्य करे, और वो किसके अंदर होना चाहिए, या तो डायरेक्ट कलेक्टर के अंदर हो या फिर कोई मंत्री के अंदर हो। अगली आ रही है कौन सी, लक्ष्मीमल सिंघवी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कब आ रही है, 1986। आप सारे के ना ये जितनी बता रहा हूँ इनको ईयर वाइज तो कम से कम याद रखना, क्रम में। कई बार क्रम भी जमाने को पूछ देता है कि इनके क्या बोलना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर आप जमाओ करके 1 2 3 3 4 2 ऐसा जो भी रहेगा, तो ऐसा जमाने को आ जाता है, तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी ये कब हुई, राजीव गांधी ने इसको नियुक्त किया था फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लक्ष्मीमल सिंघवी इन 1986। मतलब पंचायती राज को फिर से क्या करना है, रिवाइटलाइज करना है, और साथ में क्या करना है, हमको डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के बारे में भी देखना है। तो इन कार्य से जो है इनने नियुक्त की थी, किसने, राजीव गांधी ने। आप सभी को पता है हमारे देश में एकमात्र जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो है हत्या कर दी गई थी, कब, 1984 में। जब इनकी हत्या हुई उसके बाद जो है आपका राजीव गांधी नियुक्त हो गए थे प्रधानमंत्री के रूप में। तो राजीव गांधी जब थे तो उनके समय में कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो इनने कोशिश की थी कि पंचायती राज के लिए भी कार्य किया जाए, लेकिन उसके पहले उनकी सरकार गिर गई थी। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी ने जो है कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इनने पहली चीज़ क्या बोली कि पंचायती राज शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। तो इनने बात किया कि क्या, कि संवैधानिक रूप से इसको जो है दर्जा मिलना चाहिए, ठीक। और उसी के लिए एक न्यू चैप्टर भी जुड़ना चाहिए, किसमें, संविधान में। जैसे हमारी संविधान में पार्ट 9 स्पेसिफिकली किसके लिए, पंचायती राज के लिए, है ना। और इट ऑल्सो रिकमेंडेड क्या, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर पंचायती राज बॉडीज। तो मतलब देखो लगभग सारी बात एक ही पहले ही पॉइंट में आ गई। क्या बोल रहा है, संवैधानिक दर्जा दो, नया एक चैप्टर बनाओ संविधान में, किसके लिए, पंचायत के लिए। तीसरा, आप रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शन कराओ, किसके लिए, पंचायत के निकायों के लिए, ठीक। वही चीज हम देख लेते हैं। दांतवाला में ब्लॉक स्तर पर नियोजन पर ध्यान दिया। हनुमंतराव ने जो बोला कि जिला कलेक्टर और मंत्री के अधीन जो है जिला नियोजन निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। लक्ष्मीमल सिंघवी 1986 में जो है राजीव गांधी ने नियुक्त किया था, इसके लिए तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक समिति नियुक्त की थी, ठीक। पहला क्या बोला, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दो, इसके लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ना चाहिए, चैप्टर जोड़ना चाहिए। इसने बोला कि पंचायती राज के लिए नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन चुनाव होना चाहिए, ठीक। आगे और क्या है इनकी रिकमेंडेशन, इनने भी बोला कि कई ग्रामों, कल मैंने बताया था न्याय पंचायत के बारे में आपको, तो कई ग्रामों को मिलाकर क्या बोल रहा है, न्याय पंचायत शुड बी इस्टेब्लिश्ड फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस, है ना। कई विलेज का ग्रुप बना दो और उनके ऊपर एक न्याय पंचायत रहनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, द विलेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल, है ना। तो विलेज को आप रीऑर्गेनाइज करिए जिससे क्या हो, ग्राम पंचायत जो हो और ज़्यादा सटीक तरीके से काम करे। इसके लिए इनने बात की इंपॉर्टेंस किसका, ग्राम सभा, एज इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर समझना जरूरी है, सबने नाम सुना होगा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कुछ अंतर होगा।
अभी सोचे? हाँ हाँ हाँ। नहीं वो वैसा नहीं है, है ना। ग्राम सभा आप साधारण शब्द सॉर्ट ऑफ, लेकिन उसको थोड़ा और अपन ये क्लियर करें। ग्राम सभा में जो मेंबर होंगे, मान लो जैसे तुम्हारा गांव है, तुम्हारे गांव में कितने बना ले, 4,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं तुम्हारे ग्राम में। 4,000 में से आप मान लो कि 3,000 लोग हैं जो वोट डालते हैं, मतलब जिनका नाम वोटर लिस्ट में है गांव से। तो जो भी मतलब 18 साल की आयु से अधिक का व्यक्ति है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो ग्राम सभा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ विलेज who are above the age of 18 and are listed in the electoral list of the village, है ना। मतलब मतदाता के तौर पर वो जो है व्यक्ति रजिस्टर होना चाहिए। समझ में आया? तो ग्राम सभा वो हो गई। ग्राम सभा के ऊपर जिसका निर्वाचन होता है, अपने में से ही निर्वाचित करते हैं। वहाँ पे भी वार्ड होते हैं ग्रामों में, तो वार्डों से निकल कर आते हैं पंच, और एक होता है फिर डायरेक्ट इलेक्शन से सरपंच। तो इन ये सारे पंच बनते हैं। क्लियर है? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी हो गई आपकी? ग्राम पंचायत। एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्य उसी को करना है, कार्यपालिका है एक तरीके से, मोटा मोटी समझ लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ग्राम सभा, क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हमको नतीजा दिख रहा है। हम लोग अभी पढ़ेंगे जब, बहुत सारे कार्य होंगे जिसमें ग्राम सभा का मेजर रोल होगा। किसमें? ग्राम पंचायत की कार्यवाही में। ग्राम पंचायत का अगर कोई सदस्य ढंग से काम नहीं कर रहा है तो ग्राम सभा उनको वापस भी बुला सकती है ना, रिकॉल बोला जाता है। तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये चीज की बात की गई। विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इनके पास क्या होना चाहिए? वित्तीय अधिकार और होने चाहिए। इसके अलावा जुडिशियल ट्रिब्यूनल should be established in each state to adjudicate the controversies about election of Panchayati Raj institution, their dissolution and other matters related to it। यहाँ पर शब्द आ रहे हैं क्या? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है, एक तरीके से हम कई बार ये शब्द पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक होता है आपका कोर्ट और एक होता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है, कोर्ट जो है, ये फुली जुडिशियल बॉडी है ना। ट्रिब्यूनल को मैं बोल दूंगा क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक, है ना। और ट्रिब्यूनल सेट किए जाते हैं पर्टिकुलर कोई उद्देश्य से, है ना। जैसे हमारे यहाँ नदी का कोई भी मैटर अगर होता है, स्टेट्स के बीच में विवाद होता है, तो उसके लिए रिवर ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। आप सबने एक नाम सुना होगा, क्या? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। न्यूज़पेपर अगर फॉलो करोगे, दिल्ली में जब भी पलारी जलाते हैं, उधर पंजाब में धुआं आने लगता है, तो NGT तुरंत आदेश दे देता है कि क्या, कि अब वाहन नहीं चलाओ या पटाखे नहीं फोड़ोगे, है ना। तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो ग्रीन लिखा है तो किससे डील कर रहा है? पर्यावरण से, है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली उसके लिए, तो ऐसे कार्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये इसने बोला कि एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल बना दो आप, जो पंचायती राज के मैटर डील करेगा। रिकमेंड किया था इसने। क्लियर है इतना? ठीक, आगे चलूं। वही चीज हिंदी में भी है कि गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसमें ग्राम सभा के महत्व के लिए पर भी जोर दिया, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है ना। हमारे यहाँ कैसी डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। कैसे? हाँ, हम क्या कर रहे हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में किसको? राजनांदगांव से कौन है सांसद? श्री संतोष पांडे जी हैं। तो संतोष पांडे जी को हमने क्या किए हैं? हमारा प्रतिनिधि बनाया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, और वो जाकर क्या हमारे लिए PM तो चुनेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कहाँ? देश की संसद में, जो कि कानून निर्माण संस्था है।
तो डेमोक्रेसी क्या है जो आप लोग पढ़े होंगे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वो पढ़े होंगे डेफिनेशन, है ना। तो अब पीपल तो डायरेक्ट इतने सारे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हर डिसीजन पीपल ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं हमारे देश में, इसलिए हमने किया है इनडायरेक्ट व्यवस्था, जिसमें हम हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, वैसे ही विधानसभा में होता है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रैक्टिस किया जाता है। कोई भी निर्णय जो लेना है, तो उदाहरण के लिए कि अब अगर कोई निर्णय लेना है किसी देश को कि हमको क्या है, इस देश से संधि करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, सारे नागरिकों से मत पड़वा देंगे उसमें कि नागरिक क्या चाह रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज हो गई। डायरेक्ट क्या हो गया, जनता इन्वॉल्व हो गई। ठीक। ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। ठीक। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन और उनके कार्यों के संबंधी अन्य मामलों के बारे में विवादों का निपटारा करने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण, बोला मैंने, है ना, जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ऐसा किसने बोला, लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने। ठीक है। अगला, इतना क्लियर है। अगला आते हैं थुंगन। तो थुंगन कब बन रहा है, 1988 में। और ये सब कमिटी, इट वॉज द सब कमिटी टू द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब हम लोग पढ़ेंगे, संविधान में बताऊंगा, तो अलग अलग क्या होती है, समितियां होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो उसमें से एक कमिटी है जिसको बोलते हैं कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये कंसल्टेटिव कमिटी जो है, ये बनाई गई पार्लियामेंट में, किसकी चेयरमैनशिप में, तो पीके थुंगन, है ना। इसके चेयरमैन कौन थे, पीके थुंगन थे। इट वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, है ना। तो इस चीज के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, ताकि वो देख सकें कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है जिलों का, और उस आधार पर क्या हो, जिला लेवल पर नियोजन हो। इनने कुछ कुछ चीजें बताई। पहली क्या बोल रही है, पंचायती राज बॉडीज शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। सब ये बात कर रहे हैं कि लक्ष्मीमल सिंघवी भी बोले, ये भी बोल रहे हैं क्या, कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और 3 लेवल पर बननी चाहिए, क्या, 3 स्तरीय या फिर 3 टियर में बनना चाहिए। क्या क्या, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ठीक। जिला परिषद शुड बी दी पाइवेटल बॉडी बोल रहे हैं। सारा प्लानिंग वानिंग कहाँ होना चाहिए, जिला लेवल पर बोल रहे हैं। फिर इनने एक और नई चीज बोली कि पंचायती राज बॉडी का एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, कितने साल का, 5 साल का। ठीक। फिर इनने बोला कि मैक्सिमम सुपर सेशन जो हो सकता है वो कितना, 6 मंथ का। अधिक अगर कार्यकाल इलेक्शन नहीं हो सकते तो 6 मंथ एक्सटेंड किया जा सकता है, सुपर सेशन हो सकता है, ये चीज भी इनने बोला। क्लियर है इतना। हो गए। ठीक। हिंदी में भी देख लेते हैं, वही थुंगन समिति, तो संसद की परामर्श दात्री समिति की एक उप समिति थी, और पीके थुंगन की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, पीके थुंगन, है ना। जिला नियोजन के उद्देश्य से जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। क्लियर है। इसकी सिफारिशें अगर देखें तो पंचायती राज निकायों को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, और 3 स्तर पर क्या है, ये प्रणाली होनी चाहिए। तो क्या क्या, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। जिला परिषद को निर्णायक निकाय होना चाहिए, यह जिले में नियोजन और विकास के लिए एजेंसी होना चाहिए। ठीक। पंचायती राज निकायों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए। किसी निकाय के अधिक्रमण का जो है अधिकतम अवधि 6 महीने, मतलब मान लो कि इलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो अधिक और 6 महीने एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी should be established at the state level with the chairmanship of minister and presidents of जिला परिषद members। तो बोल रहे हैं कि एक क्या अलग से इनके लिए एक कमेटी बननी चाहिए जो काम करेगी, क्या, प्लानिंग और किसकी, प्लानिंग और
कोऑर्डिनेशन का काम करेगी किसके लिए? आपका पंचायती राज के विकास के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब क्या बोल रहे हैं? अ डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज शुड बी प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द इंस्टीट्यूशन। मतलब पंचायती राज में क्या होना चाहिए? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अभी भी हम जैसे देखेंगे तो टोटल हमारे यहाँ देश में जो अनुसूची कौन सी पढ़ते हैं हम लोग? शेड्यूल 7 है ना। तो शेड्यूल 7 में हम जब आते हैं तो यहाँ पे हमको 3 तरह के लिस्ट मिल जाती हैं। कौन सी? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन आया था इस बार। जो इन तीनों में नहीं है वो क्या कहलाते हैं? तो रेसिडुअरी, अवशिष्ट कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ जो है आप जानते हैं जैसे कि केंद्र सरकार, रेलवे किसके अंदर आता है? केंद्र, है ना। पुलिस दिल्ली की सेंट्रल है ना। और आपका शिक्षा फिर CBSE केंद्रीय विद्यालय है ना, दोनों में। तो इसलिए जो लिस्ट है आपकी, एक होगी केंद्र की, उसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है या केंद्रीय सूची कहा जाता है। उसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कानून कौन बना सकता है? केवल केंद्र, है ना। उसके बाद एक होती है स्टेट लिस्ट, जैसे पुलिस हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ विषय हैं जो किसके रिलेटेड हैं? स्टेट से रिलेटेड है ना। उसको बोला जाता है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। एक और लिस्ट है जिसमें दोनों बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, है ना। तो शिक्षा में दोनों कार्य कर सकते हैं। तो शिक्षा वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, है ना। और एक होता है अवशिष्ट, जो अगर इन तीनों में नहीं है तो वो बच्चे वाले में आएंगे, और उसमें अवशिष्ट में केंद्र ही कानून बनाएगा। कोई अनोखा कुछ चीज आ जाती है जिसपे अभी तक के हमने सोच विचार नहीं किया है और उस पर कानून बनाना पड़ रहा है, तो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, या वो केंद्र के ही दायरे में आएगा। ठीक है। तो वैसे ही पंचायत को भी कुछ जो है विषय दिए गए कि आप जो है इन विषय पर कार्य करेंगे। तो सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे ऐसे करके 29 विषय हैं जो किसके पास हैं? पंचायत के पास है, राज्य के। ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये बोल रहे हैं कि एक डिटेल लिस्ट बनाओ, पंचायत की एक सूची बनाओ और उसको जो है इन इंस्टीट्यूशन को दो कि आप ये सारे कार्य करोगे। क्लियर है? ठीक। रिजर्वेशन बोला तीनों ही लेवल पर होना चाहिए, है ना। SC ST कम्युनिटी के लिए किस आधार पर? उनके पॉपुलेशन के आधार पर। और महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, है ना। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए टू सेटअप इन ईच स्टेट, और इट वुड ले डाउन द क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज। आप सभी जानते हैं जैसे अभी एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का मेन कार्य क्या है? हमारे यहाँ टैक्स वसूले जाते हैं, है ना। अब टैक्स, स्टेट फाइनेंस कमीशन या सेंट्रल फाइनेंस, पहले सेंट्रल का समझ लो, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। टैक्स से गवर्नमेंट की कमाई होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो टैक्स से कमाई हुई उसी को आप पर दोबारा से इन्वेस्ट करती है ना। तो कुछ पैसा केंद्र, अगर दोनों में टैक्स बोलूं मैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किसके पास ज्यादा टैक्स आता होगा? केंद्र के पास ज्यादा आता है ना। नहीं, केंद्र के पास ज्यादा आता है। पॉपुलेशन देख लो, सब चीज देख लो, है ना। केंद्र के पास ज्यादा टैक्स आता है। और इनकम टैक्स कौन ले रहा है? केंद्र। वही सबसे बड़ा, कितना सारा पैसा आ जाएगा। हर प्रकार के टैक्स आप देखोगे केंद्र के ज्यादा हैं और राज्यों के कम है। तो क्या एट द एंड जब सब कमाई आ जाती है केंद्र के पास, तो केंद्र के पास बहुत बड़ा अमाउंट है, तो केंद्र को वापस से इन्वेस्ट करना है राज्यों पर। तो किस तरीके से वो राज्यों में वितरण करे, ये सुझाने का कार्य रहता है। और क्या क्या किस तरीके से जो भी पैसा और फाइनेंशियल सिस्टम है पूरे केंद्र का, वो किस तरीके से हो, ये सजेस्ट करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। तो वैसे ही एक फाइनेंस कमीशन होता है स्टेट लेवल पे भी। ठीक है। तो स्टेट लेवल पर फाइनेंस कमीशन किसको देखेगा? नगरीय निकायों और पंचायती राज्यों को। ठीक है। इनको कैसे पैसा मिले? राज्य भी टैक्स से पैसा कमाता है, जो राज्य की आय है। तो राज्य के टैक्स का जो कमाई का जो पैसा है वो किस तरीके से वितरित हो? किसको? पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को। क्लियर है
है ना। तो ये कौन फाइनेंस कमीशन बनेगा और इसका कार्य वही रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला है क्या होना चाहिए, सीओ जिला पंचायत होना चाहिए। कौन बोल रहा है, ये आपका थुंगन समिति। क्लियर है। हिंदी में भी वही चीज कि राज्य स्तर पर जो है क्या होना चाहिए, एक योजना और समन्वय समिति की स्थापना की जानी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता मंत्री या जिला परिषद के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में करनी चाहिए। पंचायती राज के लिए विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे संस्थाओं में शामिल किया जाना चाहिए। तीनों स्तरों पर क्या मिलना चाहिए, आरक्षण। जनसंख्या के अनुपात में बता चुका हूँ, चीज समझ में आ गई। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक क्या होना चाहिए, वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, है ना। ये क्या करेगा, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त हस्तांतरण के लिए मानदंड और दिशा निर्देश निर्धारित करेगा। जिला कलेक्टर जो है सीईओ होगा किसका, जिला परिषद का। क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद आ रही है अगली क्या, गाडगिल समिति, है ना। तो गाडगिल समिति में हम लोग देखेंगे स्थापना हो रही कब, 88 में ही। चेयरमैन कौन है, तो VL गाडगिल है, ये गॉडगिल हो गया है, गाडगिल है। कमिटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम was constituted by Congress Party in 1988, है ना, by Congress Party in 1988, है ना। 1988 में जो है बनाई गई, ठीक। और इस कमिटी ने जो है रिकमेंड किया कुछ चीज़ें जो हम लोग देख लेते हैं, जिसके कारण जो है क्या हो कि ज़्यादा इफेक्टिव वे में आपका कार्य हो सके, ठीक। तो फिर से वही चीज़ बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा 3 स्तर पे होना चाहिए। इलेक्शन की बात कर रहा है, रिजर्वेशन SC ST और वुमेन के लिए। मेंबर का इलेक्शन कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट, है ना। पंचायती राज बॉडीज क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्लान फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब वो अपनी योजना खुद निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो है वो अपना विकास कर सके, ठीक है। वही हिंदी में भी, गाडगिल कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई थी। नीति और कार्यक्रम पर समिति गठित की गई थी, VL गाडगिल थे, और सुझाव देने थे कि अधिक प्रभावी किस तरीके से हो। तो पहला पॉइंट वही है कि संवैधानिक दर्जा त्रिस्तरीय हो, है ना। फिर 5 वर्ष में इलेक्शन हो, महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण हो। फिर पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। पंचायती राज के निकायों के पास जो है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी। क्लियर है इतना, ठीक है भाई। तो ये हो गया गाडगिल समिति। गाडगिल में और कुछ 2-3 बातें हैं। तो क्या बोल रहा है कि किस तरीके से और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो एक सेपरेट लिस्ट बोल रहा है, अभी पीछे भी पढ़े थे, लिस्ट एक अलग से हो, पंचायत के लिए एक अलग से सूची हो, 29 विषय है वर्तमान में बताया, तो इनने भी वही चीज बोला, ठीक। फिर पंचायत बॉडीज शुड बी एम्पावर्ड टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो पंचायत को भी अधिकार हो कि वो क्या, करारोपण कर सके और कर वसूल भी कर सके, है ना। तो ये चीज बोल रहा है, ड्यूटीज लगा सके। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, पीछे भी वही चीज पढ़े थे। उसके बाद इनने एक और चीज बोल दी, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी हो। जैसे हमारे यहाँ एक इलेक्शन कमीशन का है, केंद्र में है, वो कहाँ का इलेक्शन कराता है, तो पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर का, इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके कराता है, तो पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी और कई जगह अगर कोऑपरेटिव वाला सेक्टर है तो वहां कराता है, ठीक है। तो इनने ये चीज बोला, ये चीज को ध्यान रखेंगे। इनने जो गाडगिल ने जो आपकी रिकमेंडेशंस दी थी, इसी के आधार पर जो है, जो हमने संविधान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ा गया है, तो उसका आधार क्या बना, ड्राफ्ट बनाने के लिए जो आधार बना वो गाडगिल समिति के रिकमेंडेशंस ही बने हैं, ठीक है। तो जितनी समिति पढ़े उसमें गाडगिल जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई क्या, इसी की आधार पर ड्राफ्ट रेडी हुआ, बिल रेडी हुआ, ठीक। वही हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं कि सुझाव दिए, जैसे कि संविधान में विषयों
के लिए अलग सूची बने, पंचायत निकायों को क्या है, कर और शुल्क लगाने की स्वतंत्रता हो, अधिकार हो, एक वित्त आयोग का आवंटन होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का, पंचायत के चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का भी होना चाहिए, और इनके सिफारिश के आधार पर ही पंचायती राज संस्थाओं को क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए विधेयक के प्रारूपण में को आधार बनाया गया था। क्लियर है इतना सबको? चलो, है ना? क्या चीज? हाँ, इनने एक चीज एक्स्ट्रा क्या और जोड़ दी, इलेक्शन भी, एक इलेक्शन कमीशन भी एक होना चाहिए, है ना? ठीक। अब जब इतनी सारी समिति बन रही थी, सब मतलब गवर्नमेंट चाह ही रही थी क्या कि पंचायती राज हो, है ना? हमारे संविधान में आर्टिकल 40 है एक, जिसमें स्पेसिफिकली बात की गई है क्या कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए करके, है ना? लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो है किस तरीके से होनी चाहिए, क्या बॉडी होना चाहिए, कैसे कार्य होना चाहिए, सारी डिटेल के लिए क्या है अलग से एक चैप्टर होना चाहिए, बात की जा रही थी। तो इसके लिए जो प्रयासरत कई लोग रहे, तो इसमें सबसे पहले हमको दिखता है नाम किसका, राजीव गांधी का, वे टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, संवैधानिकरण के लिए जो पथ था। तो उसमें राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन बिल, अच्छा बिल और एक्ट में मतलब समझ में आते हैं, विधेयक और अधिनियम। गवर्नमेंट कोई कानून बनाना रहता है तो कानून बनाने के लिए संस्था क्या है, संसद, या फिर यहाँ पर है विधानसभा या विधानमंडल। संसद में दोनों सदन में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति जब उसमें साइन देगा तब वो क्या बनता है, कानून। तो कोई भी कानून बनाने के पहले जो उसका मसौदा रहता है, जो उसका ब्लूप्रिंट कच्चा जो रहेगा, उसको बोला जाता है बिल या विधेयक। तो बिल पहले प्रस्तुत होगा, बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद वो कहलाएगा एक्ट या अधिनियम। तो इनने जब प्रस्तुत कर रहे हैं कौन से नंबर का, 64वें नंबर का संवैधानिक संशोधन बिल, है ना? बिल था ये, विधेयक नहीं हुआ, लेकिन इनकी सरकार गिर गई और इस कारण से जो है ये पास नहीं हो पाया। क्लियर? फिर आते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनकी गवर्नमेंट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, और इनने भी जो है कोशिश की कि पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। 1990 में जो है इनने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस कराया सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर का, और इसके खुद चेयरमैन कौन थे? वीपी सिंह थे। क्लियर? तो 2 राज्यों की जो है कॉन्फ्रेंस हुई चीफ मिनिस्टर लोगों की, और इस कॉन्फ्रेंस ने जो है अप्रूव कर दिया कि नया कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आना चाहिए, है ना? तो इनने जो है बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, लेकिन फिर जो है इनकी भी सरकार क्या हो गई, गिर गई, लोकसभा भंग हो गई। तो लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया गया था बिल, तो बिल भी क्या हो गया, लैप्स हो गया, है ना? तो वही चीज हिंदी में, पहला राजीव गांधी ने कोशिश की 64वें संविधान संशोधन अधिनियम से, उसके बाद वीपी सिंह ने, इनने तो एक क्या कर ली, एक सम्मेलन करा लिया था 2 दिवसीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके, जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी बाद में इनकी सरकार गिर गई, लोकसभा भंग हो गई, तो ये विधेयक पारित नहीं हो सका, निरस्त हो गया, है ना? आखिरी नाम दिखता है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी का जो है उतना नाम नहीं लिया जाता भारत में, लेकिन ये भारत के सबसे बोलना चाहिए बुद्धिमान प्राइम मिनिस्टर में से एक होंगे, है ना? और इसलिए हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में ही हमारे यहाँ देश में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी। बहुत बड़ी आर्थिक मंदी, मतलब हमारे पास 15 दिन और सरवाइव करने का डॉलर बचा था, है ना? हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था। और हमारा जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या चीज़ होता था, सॉरी इम्पोर्ट क्या चीज़ होता था, आयात क्या होता था, तो पेट्रोलियम, है ना, ऑयल, कच्चा ऑयल, उसका हम पेमेंट करते थे डॉलर में, और हमारे पास डॉलर कमाई का कोई साधन नहीं था, तो हमारे पास 15 दिन का ही डॉलर बचा था। तो इन समय इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। तो इनने जो है मनमोहन सिंह जी को, उस समय मनमोहन सिंह जी कहीं और किसी जगह कार्य कर रहे थे, उनको बुलाया, अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और इन दोनों नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जो है IMF से पैसा लिया, और एक योजना, एक बोला जाता है जिसको LPG, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना। तो बहुत पूरा मार्केट हमारा जो आज जितनी एमएनसी दिख रही है ना, ये सब इसी के कारण आया। आईएमएफ से हमने बहुत सारा पैसा लिया, आज की डेट में हम पूरा वो पैसा वापस कर चुके हैं। सारी एमएनसी जो हमारे देश में आई ये इसी समय आई, पूरा मार्केट खुला। जितने लोग अभी आपको ध्यान होगा जो आईटी बूम आया, भारतीय लोग बाहर जाके जॉब करने लगे, सबसे ज़्यादा इस काल के बाद ही हुआ, है ना। तो बहुत बड़ा रोल है पीवी नरसिम्हा राव का। तो एक और रोल है, इनने पंचायती राज संस्थाओं को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्य किया और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। कब? 24 अप्रैल 1953 को इसको लागू भी करा दिया, पास कराया और फिर लागू भी करा दिया, और 53 बोल दिया, 93 को, है ना। और ये जो है आपका 24 अप्रैल को ही हम आज की डेट में पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, पंचायती राज डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो नरसिम्हा राव के समय की दो घटनाएं मैंने बता दी आपको, जिसमें से प्रमुख हमारे विषय से रिलेटेड तो दोनों हैं, ये अभी ज़्यादा है। तो एक 73वां संविधान संशोधन लाया, किसके लिए? पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। और यहीं पर एक और फैक्ट ध्यान रख लो, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, है ना। दोनों एक्ट साथ में लाए थे। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संविधान में बदलाव किया गया, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में किया गया, ठीक। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का इनको श्रेय है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और 24 अप्रैल को इसे लागू करा दिया, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये हो गया आपका क्या, पंचायती राज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला हमारा चैप्टर खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो यही 73वें संविधान संशोधन के बारे में, है ना। जैसे मैंने कल बताया था, हम लोग की 3 हेड्स में हमारी पढ़ाई होगी प्रमुखता से। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम के बारे में, है ना। तो हमारी लगभग और कल की और परसों की 2 दिन की क्लास और जाएगी उसमें, उसके बाद सीधे आ जाएंगे हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में। तो उसकी क्लास मोटा मोटी मान के चल लो कि मेरे ख्याल में 10 क्लास होंगी उसकी, है ना। और इतने में हमारा पूरा पंचायती राज खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं सब देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है इसको रोज पढ़ते जाओ, इसको अच्छे से कर लोगे, आपसे इसके बाहर से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।